सत श्रीकाल सबको। तो आज का जो विषय है मेरे ख्याल से हमारी करंट सिचुएशन जी साढ़े नीड हैगी उसके बारे बहुत ही रेलेवेंट हैगा, क्योंकि फीड के प्राइसिस जोड़े आजकल सारे बढ़े हुए हैं। तो सानू पता होना चाहिए कि आप अपनी फार्म की फीड कॉस्ट को कैसे किवें तरीके तो मैनेज कर सकते हैं। नॉर्मली हमारे पास फीड कॉस्ट मैनेजमेंट के जो तरीके हैं वो ये 4-5 तरीके हैं, जिसमें सबसे पहली चीज और जो सबसे निगलेक्टेड चीज है हमारे साइड से वो है कि जो भी साढ़े इंग्रेडिएंट है उन्होंने वॉलेटिलिटी जो फीड की है, जो अपने इंग्रेडिएंट कॉस्ट की है, कभी हमें सोया 25-30 रुपए की मिलती है, कभी वही सोया 60-70-80-90-100 तक भी हो जाती है। इसी तरीके हर कोई इंग्रेडिएंट साढ़े को वेरी करता है, उन्होंने आप कैसे मैनेज कर सकते हैं उहदे बारे में सानू जानकारी बहुत जरूरी हैगी। दूजी चीज, जिस टाइम पे भी साढ़े कोल कुछ इंग्रेडिएंट की कॉस्ट अप या डाउन होती है उसको कैसे मैनेज करके आप अल्टरनेट फीड रिसोर्स या लो कॉस्ट फीड सोर्सेज जो भी साढ़े कोल अवेलेबल है उन्होंने कोल केड़े एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है या किस लेवल तक आप यूज कर सकते हैं वो आप यूज करके उन्होंने कैसे अपने राशन फार्मुलेशंस में यूज कर सकते हैं। तीजी चीज जी साड़ी है, साड़ी जी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट जी भी जानवरों की हैगी, जी डेयरी पशुओं की हैगी, उसमें चाहे प्रोटीन है एनर्जी है, एक तो रिक्वायरमेंट पूरी करने वास्ते आप हर वो सारा का सारा आप जो है आप यूज नहीं कर पाते। उसकी डाइजेस्टिबिलिटी जो भी आप फीड दे, जो भी न्यूट्रिएंट आप यूज कर ले उसकी डाइजेस्टिबिलिटी इंप्रूव करके अपनी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट पूरी करके कट खिला के ज्यादा से ज्यादा पशु के शरीर में यूज करके न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी बढ़ा के आप फीड की कॉस्ट या अपनी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को मैनेज कर सकते हैं। चौथी और चीज जी है वो खासकर फीड मिल ऑपरेशंस के लिए है, जो अपने जो फीड मिलर्स हैं उसमें बहुत सारी चीजें जिससे फीड की डाइजेस्टिबिलिटी इंप्रूव हो सकती है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। और लास्ट विच आप राशन प्रॉपरली प्रिसाइजली बैलेंस कैसे कर सकते हैं, क्योंकि राशन बैलेंसिंग में बहुत सारे वेस्टेज होती है। आप अननेसेसरी फीड की कॉस्ट बेशक पर केजी ज्यादा हो, लेकिन हमारी वेस्टेज लिमिटेड से लिमिटेड कैसे होगी वो अपनी प्रॉपर बैलेंसिंग नाल होगी। और उसके बारे में सॉफ्टवेयर के नाल आप केड़े स्टेप हैं जिथों आप राशन को बैलेंस कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। सब तो पहली जी वॉलेटिलिटी आप मैनेज करने के लिए जो तरीका है, तो सबसे पहले चीज सानू फोरकास्टिंग या असेसमेंट बहुत जरूरी हैगी, जो मेरे ख्याल से हर फार्म में लैकिंग हैगी, क्योंकि अपने पास कोई डाटा नहीं होता कि आप साढ़े कोल फोरकास्टिंग होगी इस टाइम ते ये फीड का कॉस्ट ये इंग्रेडिएंट का कॉस्ट बढ़ना है घटना हैगा, कोई डाटा नहीं है साढ़ा कोल, जिसकी वजह से सानू चीज जेड़ी भी है वो महंगी पैंती है बाजारों। उन्होंने आप जैसे जनरल चीज है कि साड़ी कोई भी पोस्ट हार्वेस्ट, जब भी कोई क्रॉप हार्वेस्ट होती है उस टाइम पे एकदम से मार्केट में उस इंग्रेडिएंट बहुत सारा आ जाता है, जिस करके उस टाइम पे फीड जेड़ा भी वो इंग्रेडिएंट का कॉस्ट होगा वो लो होगा, सबसे लोवेस्ट उसी टाइम पे होना है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी उसकी डिमांड घट जाती है, सप्लाई बढ़ जाती है, ऑटोमेटिकली कॉस्ट डाउन आ जाती है। सानू वो डाटा उस हिसाब से होना चाहिए कि इस सीजन में इस टाइम पे केड़ा इंग्रेडिएंट सानू सस्ता अवेलेबल हो जाएगा। दूसरी चीज सानू मैप करना चाहिए कि केड़ा एरिया जेड़ा है वो इंग्रेडिएंट केड़ा यूज करता है बढ़िया। फॉर एग्जांपल आप राजस्थान देखेंगे, गौरमी उन्होंने फीड का एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, पंजाब में आप रेगुलरली इतना गौरमी यूज नहीं करते। इसी करके साढ़े यहाँ आप देखेंगे कॉटन सीड केक, सोयाबीन या मस्टर्ड केक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, इनके कॉस्ट को मैनेज करना सानू पता होना चाहिए। इसी हिसाब से सानू कुछ लीन टाइम आता है जिस टाइम पे सारे इंग्रेडिएंट के प्राइसेस आप होंगे, वो सानू पूरे साल के डाटा का 4-5 साल का डाटा आप लेंगे, सानू पता चल जाएगा इस टाइम पे ए इंग्रेडिएंट का कॉस्ट अप या डाउन होता है, सानू किस टाइम पे इसकी परचेजिंग करनी हैगी, सानू किस तरीके से इसकी कॉस्ट मेंटेन हो सकती है। दूसरी चीज है, जो भी इंग्रेडिएंट आए आप उन्होंने न्यूट्रिशनली इवेलुएट नहीं कर रहे, किसी के पास लेबोरेटरी फैसिलिटीज नहीं है, एक इंग्रेडिएंट की इंटरनल न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत वेरी करती है। किसी केक की फॉर एग्जाम्पल सीपी 35 भी हो सकती है और सेम केक की 45 डीडीजीएस लेते हैं और 38 वाला भी आता है मार्केट में, 46 वाला भी आता है, ठीक है।
तो ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨਾ ਕਰੇ तो ਸਾਡੀ जो कॉस्ट ऑफ परचेजिंग है वो ਆਪਾਂ मैनेज नहीं कर सकते। इसके अलावा हर इंग्रेडिएंट में ਜਿਹੜੇ भी अपने होंगे कोई एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर होंगे वो आप देखते नहीं है, चाहे फॉर एग्जाम्पल फंगस हैगा, चाहे एफ्लाटॉक्सिन्स हैंगे, चाहे भी कोई और भी चीज है, चाहे टैनिन्स है, कोई भी चीज है वो आप मैनेज वो आप एस्टिमेट नहीं करते हैं। आप जब यूज करते हैं फार्म पे साड़ी जी डाइजेस्टिबिलिटी है या जो अवेलेबिलिटी है फार्म पे या प्रोडक्शन है वो इफेक्ट होती है, जिसकी वजह से साड़ी प्रॉफिटेबिलिटी डाउन हो जाती है। लास्ट विच साढ़े सानू आइडेंटिफाई करने पैने हैं कि मार्केट में टाइम टू टाइम जो नए फीड इंग्रेडिएंट या सोर्सेज है, क्योंकि हमारी डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, हमारे मिल्क प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ती जा रही है, लिमिटेड सप्लाई है साढ़े को सारे इंग्रेडिएंट्स की, तो हमें नवे नवे सोर्स अपने एक्सप्लोर करते रहने हैं जिदे करके जिन्होंने आप यूज कर सकते। इसके अलावा सानू एक मार्केट इंटेलिजेंस भी सानू आनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2021 में सोया के प्राइसेस 100 प्लस हो गए थे साढ़े। रीजन ये था, बेसिक रीजन ये था कि एक्सपोर्ट बैन आपा साढ़ा इंपोर्ट बैन हो गया, ऑटोमेटिकली साड़ी प्रोडक्शन भी डाउन थी उस टाइम पे, मार्केट में सोयाबीन के प्राइसेस अप हो गए। सिमिलरली लास्ट ईयर फ्लड आया, हमारी क्रॉप डैमेज हो गई, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली डिमांड कम हो गई। तो सानू भी पता होना चाहिए कि फ्यूचर में 6 महीने के बाद हमारी ये चीज की ऑटोमेटिकली प्राइसेस बढ़ने हैं, आप इन्हें स्टोर कर सकते हैं या आप परचेज कर सकते हैं, उस हिसाब से अपने अपने कॉस्ट को मैनेज करना बहुत जरूरी है। इसी करके प्रेजेंटली अगर देखेंगे जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अभी इस टाइम पे हैगी साड़ी वार की वजह से उस करके भी अपने सोयाबीन या बाकी इंग्रेडिएंट्स के प्राइसेस बहुत ऊपर हैं, जिस करके फीड के कॉस्ट बहुत ज्यादा है। इसी करके इसनू मैनेज करने के लिए सानू एक बेसिक चीज हैगी कि जो मेरे ख्याल से हर कोई बड़ी कंपनीज या बाकी चीज करते हैं एज ए फार्म लेवल पे बहुत कम आप यूज करते हैं, जिसमें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसमें पूरे साल का आपने एक इंग्रेडिएंट का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, सानू सप्लाई दे दो, इस रेट पे फिक्स है कि जो मे बी उस टाइम पे इंग्रेडिएंट का कॉस्ट कम होगा, लेकिन आप उन्होंने पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट करके 2 रुपए एक्स्ट्रा दे के उस टाइम पे, लेकिन हमें लीन पीरियड में भी सेम रेट में मिल जाए, हमारे मार्केट के जो भी प्राइस होंगे वो उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आप उन्होंने मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट तरीका है जिससे आप रॉ मटेरियल का इंग्रेडिएंट्स के प्राइसेस को फ्लक्चुएट होने से बचा सकते हैं, जो है स्टोरेज। जो भी आप फॉरेन में या कहीं बड़ी फैक्ट्रीज होंगी या उनमें आप देखेंगे एक बेसिक तरीका होगा साइलोज, बड़े बड़े साइलोज होते हैं जिसमें आप चीजें स्टोर करते हैं ताकि लीन पीरियड जिस टाइम पे भी हो उस टाइम पे आप उसको यूज कर सकते हैं और साड़ी फीड की कॉस्ट जो भी होगी वो इतनी वेरिएबल नहीं होगी, तो इस करके साड़ी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। दूसरा जेड़ा पॉइंट है साड़ा केड़े केड़े नवे आपा लो कॉस्ट फीड इंग्रेडिएंट सोर्सेज जो इस टाइम पे अवेलेबल है, जिसमें हमारे बायोफ्यूल या जिसमें इथेनॉल या आपा स्टार्च या भी सुक्रोज जो भी है इनकी प्रोडक्शन के जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो कॉमनली हमारे पास यूज होते हैं। डीडीजीएस हो चाहे अपना राइस ग्लूटन मील या जो भी है ये शुगर बीट पल्प, ये हम कॉमनली यूज करते हैं, जिनके प्राइसेस थोड़े कन्वेंशनल सोर्सेज जो भी मेनली मेज या बाकी मेज हैं या कोई केक है सोयाबीन केक से उससे थोड़े डाउन होते हैं, उन्होंने कैसे आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं उसके बारे में जान करेंगे। और कुछ अदर सोर्सेज जैसे सीवीड्स किस लेवल तक आप यूज कर सकते हैं, खासकर एज ए सप्लीमेंट हम यूज कर रहे हैं। उसके अलावा साढ़े ऑयल सीड्स या जो केक्स हैं अनकन्वेंशनल केक्स हैं कुछ उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मोरिंगा है जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यूज कर सकते हैं, आजकल नया निकला हुआ है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह प्रॉपर्टीज हैगी वो भी आप यूज कर सकते हैं। लास्ट विच आप एनपीएन जो क्योंकि रुमिनेंट फीडिंग के बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं यहाँ पे डेयरी एनिमल्स की, उसमें नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन सोर्स को भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। उसमें बोथ एनपीएन और एसआरएम जो कि स्लो रिलीज यूरिया है, चाहे हम फैट के साथ करें या कार्बोक्सी सेलुलोज मिथाइल के साथ हम उन्होंने कोट करके आप यूज कर सकते हैं। तो आप इंडिविजुअली अगर हर एक इंग्रेडिएंट की देखिए सबसे कॉमनली यूज जेड़ा है वो डीडीजीएस है। डीडीजीएस बोथ है, दोनों तरीके के आप राइस या मेज दोनों डीडीजीएस को आप यूज कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट सोर्स है जिसमें प्रोटीन और एनर्जी, अगर मेज में थोड़ी बहुत एनर्जी क्योंकि स्टार्च पार्ट ज्यादा आ जाता है उसमें उसको एज ए रिप्लेस करके अपने इंग्रेडिएंट्स को उसको बैलेंस कर सकते हैं।
अगर मेज की बात करें, मेज में अपने अमीनो एसिड प्रोफाइल ठीक है, लेकिन अगर अपने राइस डीडीजीएस में करेंगे तो लाइसिन की रिक्वायरमेंट हमारी बढ़ जाती है, क्योंकि अपन को लाइसिन फर्दर सप्लीमेंट करना पड़ता है कि थोड़ी लाइसिन हो। इसके अलावा जो इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज जो है जो अपन को नोट करके रखनी है जिसमें वो है अफला। एफ्लाटॉक्सिन्स जो है एक्चुअली क्या जो मोल्ड है यह एफ्ला है, उसकी क्वांटिटी जब हम इसमें एक्सट्रैक्शन ये इथेनॉल निकालते हैं जिसकी वजह से ड्राई प्रोसेसिंग के बाद जो 3 टाइम्स फोल्ड मोल्ड का इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से एफ्ला मोस्टली हमें इंक्रीज पाया जाता है इसमें। तो जिसको अपन एस्टिमेट करना है प्रॉपर फीडिंग करने से पहले और उसको प्रॉपरली बैलेंस करना है, जो कि लास्ट में हम पढ़ेंगे, वो अपने लाइसिन और मिथेनिन को कैसे उसके साथ अमीनो एसिड प्रोफाइल को बैलेंस करके सारी ਜਿਹੜੀ प्रोडक्शन है जो अपन मैनेज कर सकते हैं। ये कुछ लिमिट्स है कि डीडीजीएस की आप देखेंगे मेज की तकरीबन 20 से 25% राइस और मेज को आप यूज कर सकते हैं कैटल फीड में, और इसी हिसाब से अगर हीफर्स में अप टू 30% तक भी जा सकता है। ये अपना पाम कर्नल केक है, इसकी भी सीपी तकरीबन 17.2% है, एनर्जी भी अच्छी खासी है 11.13%, जिसको आप गोट या कैटल डेयरी कैटल में अप टू 20 से 50% तक भी यूज किया गया। जेट्रोफा केक है, इसको भी इसमें एक एंटीन्यूट्रिशनल फैक्टर है, फार्मोलेस्टर्स डाइजेस्टिबिलिटी में इफेक्ट पड़ता है। नॉर्मली इसको भी आप यूज कर सकते हैं, इसमें 60 से 65% तक कोई प्रोटीन होता है, लेकिन हमें ये चीज नोट करनी है कि इसमें फार्मोलेस्टर और ट्रिप्सिन इनहिबिटर की जो भी लैक्टिन्स वगैरह है इसको लिमिट्स को मैनेज करके इसके यूजेज हम कर सकते हैं। इसके अलावा ग्लूटेन मील है जो कि बाय प्रोडक्ट है अपने स्टार्च का। स्टार्च जब इसमें से जब दोनों ग्रेन्स में से चाहे मेज हो या राइस हो, इसमें से हम स्टार्च पार्ट निकाल लें तो रेस्ट जो बचता है वो ग्लूटेन मील है। और इसके अलावा एक और चीज है जिसमें कंप्लीट स्टार्च एक्सट्रैक्शन जब ना हो तो ग्लूटेन फीड भी बनती है। तो ये तीनों चीजें आप डेयरी एनिमल्स को खिला सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखेंगे अप टू मेज ग्लूटेन मील तो बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, एटलीस्ट पोल्ट्री में एज ए इंपॉर्टेंट सोर्स है मिथायोनिन का। पोल्ट्री में जब भी अमीनो एसिड बैलेंसिंग करते हैं मेज ग्लूटेन मील को आप यूज करते हैं एज ए इंग्रेडिएंट। इवन अम्यूनिट्स में भी इसकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा है, इसको कम यूज करते हैं, लेकिन इसको ऐसे सोया के बदले मेरे हिसाब से अगर आपको किसी टाइम पे इसकी प्राइसेस अच्छी लो मिल रही है तो आप यूज कर सकते हैं। सिमिलरली राइस ग्लूटेन में पहले एडीआई इन्फेक्शन थोड़ा ज्यादा रहता था, जिसमें लिग्निन के साथ नाइट्रोजन अटैच ज्यादा थी। ओवरऑल आरयूपी ज्यादा है, ह्यूमन अनप्रोटेक्टेड प्रोटीन ज्यादा है, लेकिन इसको डाइजेस्टिबिलिटी में कोई फर्क नहीं देखा है। तो इसको बहुत सक्सेसफुली यूज किया गया कंपाउंड फीड में अप टू 20% डेयरी एनिमल्स में विदाउट एनी इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन। ये कॉर्न ग्लूटेन फीड के बारे में, इसकी भी इंक्लूजन 10 से 25% है। इसमें थोड़ा प्रोटीन थोड़ा कट होता है, 18 से 25% क्रूड प्रोटीन है। इसमें लोअर साइड पे थोड़ा क्रूड प्रोटीन है, लेकिन इसमें एनर्जी थोड़ा पार्ट ज्यादा रहता है। तो इसको पार्शियली हम बोथ अपने मेज और अपने जो भी प्रोटीन का सोर्स होगा उसको रिप्लेस कर सकते। इसके अलावा शुगर बीट पल्प भी एक इम्पॉर्टेंट अपने पास फीड इंग्रेडिएंट है, जिसको हम बहुत इजीली यूज कर सकते हैं विदाउट एनी मेरे ख्याल से बेनिफिट ज्यादा है इसके यूज करने के, ना कि कोई अनकन्वेंशनल या कोई और एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है इसमें। एक्चुअली इसको शुगर बीट को जब हम इसमें से सुक्रोस निकालते हैं उसका एंड प्रोडक्ट होता है वो शुगर बीट पल्प होता है। उसको ड्राइड फॉर्म में भी हम यूज कर रहे हैं और वेट फॉर्म में भी, दोनों जगह यूज कर रहे हैं, जिससे इवन प्रोडक्शन की एनहांसमेंट भी होती है, क्योंकि इजिली डाइजेस्टेबल फाइबर है और हीट स्ट्रेस वगैरह में भी इसका बेनिफिट आ जाता है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट सोर्स जो भी है प्रोटीन और एनर्जी का वो है माल्ट स्प्राउट्स। जब हम बार्ले से थोड़ी शराब बनाने का जो प्रोडक्ट है उसकी माल्टिंग करते हैं, उसमें से जो रूट्स बनते हैं
उसका कुछ मैक्सिमम पार्ट्स तो हम यूज करते हैं शराब बनने में, जो कुछ एंड प्रोडक्ट है उसको हम पैलेटाइज करके ड्राई करके एज ए माल्ट स्प्राउट भी एज ए फीड इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं, जिसमें एक अच्छे खासी प्रोटीन का सोर्स, फाइबर का सोर्स, वो भी डाइजेस्टेबल फाइबर का सोर्स है। लेकिन हमने उसमें अपने जो भी फंगस या बाकी चीजें हैं वो मोल्ड उस चीज को कंट्रोल करके देखना है। डेयरी बफेलोज में तकरीबन 5 से 15% तक अपनी डाइट में हम इसको यूज कर सकते हैं, जो पार्शियली केक्स और अपने ग्रेन्स दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं। कुछ बहुत अनकन्वेंशनल सोर्सेज हैं, खासकर जब हमारे पास एनर्जी के ग्रेन्स के बहुत स्पाइक्स आ जाए। फॉर एग्जांपल मेज के प्राइसेस पीछे 1-2 साल पहले बहुत अप हुए थे, 30-35 रुपए तक किलो तक हो सकते थे। उस टाइम पे हम एनर्जी रिप्लेसर्स या अपने स्टार्च रिप्लेसर्स कुछ यूज कर सकते हैं, जिसमें बिस्किट वेस्ट या मैगी वेस्ट यूज कर सकते हैं। इसमें फैट थोड़ा ज्यादा होता है, डेंसिटी ज्यादा है, अफला ज्यादा है, लेकिन पार्शियली हम ग्रेन को इसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं, जिसको हम उस टाइम पे, खासकर जिस टाइम पे हमारे पास क्या नाम है एनर्जी इंग्रेडिएंट्स के सोर्सेज जो उनकी प्राइसेस ज्यादा वेरी कर रही होगी, तो इसमें हम 5 से 10% तक भी कंसेंट्रेट में डाल सकते हैं। लेकिन हमने ओवरऑल डाइट का फैट और जो भी इसके अफला वगैरह है उसको मैनेज करके देखना। सिमिलरली मैगी वेस्ट भी है, सेम है, इसमें भी 8 से 10% तक का प्रोटीन आ सकता है, लेकिन हाई एनर्जी है क्योंकि फैट कंटेंट बहुत ज्यादा है। लेकिन इसके अलावा क्योंकि मैगी में यहाँ पे साल्ट भी एडिड है, तो साल्ट को भी मैनेज करना है, उस हिसाब से इसकी लेवल को हमने मेंटेन करना है। तकरीबन 5 से 15% तक भी डाला है, लेकिन वो डिपेंड करता है हाई इंटरेस्ट एनिमल्स में, थोड़ा लोअर साइड पे भी इसको यूज करना है क्योंकि एफ्ला के चांसेस भी ज्यादा है। इसके अलावा सी वीड्स है, ये 3 किस्म की है, ब्राउन, रेड और ग्रीन, जो रिसेंटली यूज की जा रही है। इसमें इशू बेसिकली ये है कि इसमें जो साल्ट कंटेंट और मिनरल कंटेंट है बहुत ज्यादा है, इसको एक्सेस में हम यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अप टू 1 to 2%, 3% तक भी यूज कर रहे हैं एज ए फीड एडिटिव, जिसकी वजह से हमारे में बायोएक्टिव कंपाउंड्स बहुत सारे हैं सीवीड्स में, जिसकी वजह से हमारे पास बहुत से प्रोडक्शन बेनिफिट्स और इम्यूनिटी या बाकी बेनिफिट्स देखे गए। ये कुछ अलग अलग एल्गीज की कंपोजिशन हैगी, जिसमें अगर देखेंगे ब्राउन, रेड और ग्रीन तीनों हैगी, जिसमें तकरीबन हम वेरी कर सकते हैं 21% तक भी रेड में प्रोटीन जाता है, लेकिन ओवरऑल नीचे देखोगे 30% तक भी ऐश गई है। ऐश मतलब मिनरल कंटेंट बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इसको एक रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट में ही हमने यूज करना। ये कुछ इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स हैंगे जो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड ज्यादा होते हैं, जिसकी पास हमारे जो भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज या ऑस्टियोआर्थराइटिस, डायबिटीज में यूज कर सकते हैं। कैरोटीनॉइड ज्यादा है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी ज्यादा हो जाएंगी, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। ये सारे जो भी है हमारे पास ये बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं, ये जो भी सीवीड्स के हैं। ये कुछ स्टडीज हैं जिसमें देखा गया है कि ओवरऑल जो है ब्लड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज ये सारी बढ़ी हुई है आफ्टर यूजेज ऑफ सीवीड्स। सिमिलरली मिल्क एंड मिल्क कंपोजिशन में दोनों में स्लाइट इंप्रूवमेंट देखी गई है। इसमें टॉक्सिक कंसेंट्रेशंस हैं, जो डिफरेंट मिनरल्स हैं, जो उसकी क्वांटिटी अगर देखेंगे वो सारों की ऑलमोस्ट एक्सीड करती है। तो ये हमारे पास दूसरी स्टडी है जिसमें हमने ये देखा गया है कि जो हेमाटोलॉजिकल पैरामीटर्स पे कोई खास फर्क नहीं है। इसके अलावा जब भी हम एंटी न्यूट्रिशनल ये भी सारे फैक्टर्स यूज करेंगे, तो हमारे पास जो बेसिक चीजें हैं, हमें एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स इनकी टेस्टिंग जरूरी है, जिसमें अगर हम देखेंगे कौन कौन से हैं, माइकोटॉक्सिन्स जो भी है, अफ्ला है, डॉन है, जर्लोन है, फिमोनिसिन है, ओक्रा है, सारों की टेस्टिंग होनी चाहिए। उसके अलावा अपने मोल्ड ग्रोथ कितनी है, इसके अलावा हमने एक चीज और देखनी है कि इनकी भी अपने पास फोरकास्टिंग होनी चाहिए, कि कभी कभी हम यूजेस करना शुरू कर देते हैं और उसके प्राइसेस बहुत ज्यादा होते हैं, कंटिन्यूस यूजेज होती है, जो कि हमें उस टाइम पे क्योंकि उसका सीजन नहीं है, उसकी प्रोडक्शन कम है, उसको भी मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। और ये हाई रिस्क इंग्रेडिएंट है, इनकी स्टोरेज थोड़ी बहुत रिस्की है। आप अगर यूज कर सकते हो उसमें मोल्ड इनहिबिटर डाल के इसको स्टोरेज कर सकते हो।
ठीक है। अब मॉनिटर करना अगर एफला को बहुत बहुत चैलेंजिंग है, इसलिए हमने बेसिकली एक शॉर्ट टेस्ट भी आते हैं आजकल फीडिंग रेट और फीड एनालिसिस के, जो कि लेटरल फ्लो मेथड से होते हैं। गोल्ड प्लेट लेटरल फ्लो एक एंजाइम किट आती है जिसमें आप फीड को डिप करके उसके बाद वो टेस्ट करके मशीन में डाल के विद इन 15 मिनट्स आपको रिजल्ट आता है कि आपके रेंज से बाहर कितना है, इसमें एफला है कि नहीं है, जिसकी वजह से आपके पास क्विक आउटकम आ जाएगा। आप उसको क्विक डिसीजन ले सकते हो। अराउंड 600 to 700 रुपीज का कॉस्ट पड़ता है एक फीड न्यूट्रिएंट टेस्ट, जिसको बल्क में परचेज करनी हो या अपने यूजेज के लिए देखना है कि हम इसको यूज कर सकते हैं, तो वी कैन गो फॉर दिस। उसमें दो तरीके के किट्स नॉर्मली ज्यादा पॉपुलर हो रही हैं, चार्म इजेड सिस्टम या प्रोग्नोसिस, ये दोनों किट्स हैं जो अब हमारे पास चलती है। एक मशीन आएगी उसके साथ, जिसके साथ एक किट है जिसकी तकरीबन कॉस्ट पर सैम्पलिंग के 500-600 रुपए से ज्यादा नहीं है। इसके बाद ये मोरिंगा है, इसकी प्रोडक्शन थोड़ी बहुत डाउन है। अगर हम फ्यूचर में इसको एज ए फीडिंग डायरेक्टली प्रोटीन सोर्स यूज कर सकते हैं। तकरीबन 22 से 30% प्रोटीन है इसमें। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट या जो भी हैं बायोएक्टिव कंपाउंड्स इसमें बहुत सारे हैं, जिससे ओवरऑल बेनिफिट्स एनिमल को भी मिलेंगे और जो प्रोडक्ट भी है वो फंक्शनल फूड की कैटेगरी में भी जा सकते हैं। ये नाइट्रोजन के बारे में है। अपना यूरिया अप टू 13% अगर डाइट में राशन में है तो 8% तक कंसंट्रेट में इजिली यूज कर सकते हो, और तकरीबन आपका कंसंट्रेट का 3 से 3.25% सीपी सीधे डायरेक्ट 1% यूरिया से आ जाएगा, जिसकी कॉस्ट भी कम है। लेकिन अगर जो हाई यील्डर्स में है, देखते हैं कि यूरिया एक्सेस यूरिया से आपको प्रॉब्लम ये आ सकती है कि आपके पास रिप्रोडक्टिव इश्यूज या सिस्ट बनने के चांसेस ज्यादा हो रहे हैं, या भी B1 लेवल ब्लड का ज्यादा आ रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ज्यादा आ रही है। उसको मैनेज करने के लिए हमारे पास आज स्लो रिलीज नाइट्रोजन के जो अलग अलग सोर्सेस हैं उसको भी आप यूज कर सकते हैं, और डिपेंडिंग आपकी अगर कॉस्ट में बैठ रहा है और उसकी कॉस्ट एनालिसिस आप जैसे कि फर्दर सॉफ्टवेयर में डाल के कि अगर अप टू 1% हम SRM डाल रहे हैं, तो कभी कभी हमारा केक बहुत सस्ता मिल रहा होता है, लेकिन हम फिर भी फोकस करते क्या नाम है स्लो रिलीज नाइट्रोजन डाल रहे हैं। ये तब यूज करना है जब हमारे पास ऑप्शन ना हो, फीड कॉस्ट एक्सेस में हो रही है, तो उसको मैनेज करके सॉफ्टवेयर में देखे कितना आप NPN सोर्स से मैक्सिमम लिमिट डाल के उसको SRM के साथ कॉस्ट के साथ ऑप्टिमाइज करके आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास जो तीसरी स्ट्रेटजी है वो है यूटिलाइजेशन, न्यूट्रिएंट यूटिलाइजेशन को इम्प्रूव या डाइजेस्टिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। जो इसमें से सबसे लीस्ट एक्सप्लोर्ड है इस टाइम पे वो है एक्सोजेनस फाइबर एंजाइम्स। पोल्ट्री में बहुत कॉमन है एंजाइम्स सप्लीमेंटेशन, डेयरी में बहुत इतना एक्सप्लोर नहीं किया गया है। फ्यूचर इसमें रिसर्च की जा सकती है, जितने भी सारे अलग अलग किस्म के एंजाइम्स हैं उसको यूज करके, क्योंकि फाइबर जो है मैक्सिमम जो है वेस्टेज है। अगर आप देखोगे फीड का जो पार्ट है अपना, मैक्सिमम अनयूटिलाइज पार्ट जो है फाइबर से जाता है, और फाइबर से हम मैक्सिमम एनर्जी अभी भी ड्रेन आउट कर सकते हैं। और उसका एक इंपॉर्टेंट सोल्यूशन साडेकोल फाइब्रोलाइटिक एंजाइम्स हो सकते हैं। तो उस एंजाइम को सप्लीमेंटेशन प्रोवाइडेड हमारी डाइजेस्टिबिलिटी इतनी हो, उस बेसिस पे आप फाइब्रोलाइटिक एंजाइम्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, और इसमें फ्यूचर में भी मुझे लगता है रिसर्च की जरूरत हैगी। इसके अलावा दूसरी बहुत कॉमन चीज है ईस्ट कल्चर और प्रोबायोटिक्स हम यूज कर रहे हैं बहुत सारे फार्म्स पे मेरे ख्याल से, क्योंकि हमारे पास वैसे ही हाई ग्रेड डाइट होती है हाई एनिमल्स में, जिसके साथ एक एक्सेस सप्लीमेंटेशन अभी ईस्ट की देखी गई है। तो उसको जुडिशियल यूज करके आप उसको मैनेज कर भी सकते हो, और ईस्ट को फाइबर डाइजेशन में यूज कर रहे हैं। इसके अलावा जो तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है वो है रिवन प्रोटेक्टेड एमिनो एसिड्स। उसमें लाइसिन मिथोनिन बहुत है, लेकिन इस टाइम पे अगर देखेंगे हम एक्सेस यूज दोनों की भी कर रहे हैं। अगर प्रोटेक्टेड लाइसिन मिथोनिन हमने यूज भी करना है, वो प्रॉपरली बैलेंस करके, ये नहीं कि हमने एक थंब रूल बना के रखा है 20 ग्राम लाइसिन डालना है 10 ग्राम मिथोनिन डालना है। उसका एक प्रॉपर बैलेंसिंग प्रोसीजर है, उसमें एक रेशो मेंटेन करना है 3:1 लाइसिन और मिथोनिन का, जिसकी वजह से जिसपे बेस्ट नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी देखी गई है। और उसको कैसे मैनेज करना है उसके लिए भी आगे फर्दर मैं जब बैलेंसिंग दिखाऊंगा उस टाइम पे आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देंगे। ये कुछ एंजाइम्स हैं
जो पोल्ट्री में भी मैक्सिमम देखा गया है। जैसे पोल्ट्री में कंसेप्ट चलता है मैट्रिक्स का, जो भी एनर्जी है, फॉर एग्जाम्पल अगर पोल्ट्री की रिक्वायरमेंट 3000 या 3100 है, आप इवन अपने एंजाइम सप्लीमेंट करके उस डाइट को 100-150 mg तक भी रिक्वायर उसकी कम करके भी डाइट को फॉर्मुलेट करते हैं। तो सेम प्रोसीजर पे और सेम चीज पे उस टाइप का मैट्रिक्स मुझे लगता है डेयरी एनिमल्स में भी जरूरत है, जिसके हिसाब से आप उसको एंजाइम से, डिफरेंट एंजाइम्स है, उसकी यूजेज को बढ़ा सकते हो। इसके अलावा फास्फोरस यूटिलाइजेशन के लिए भी बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो हेल्प कर सकते हैं। ये ईस्ट के बारे में तकरीबन 20 से 50 ग्राम ऑफ ईस्ट रिकमेंडेड हो सकता है, और उसमें भी अलग अलग किस्म के सोर्सेस हैं डिपेंडिंग अपॉन हमारे पास क्या बेनिफिट है। एक चीज ये भी है कि फीड मिलर्स के पास जो भी ईस्ट हम यूज करते हैं, दैट शुड हैव द कैपेबिलिटी कि जो उसमें हाई टेम्परेचर जो फीड मिलिंग प्रोसेसेस का है, तो इसलिए फीड मिलिंग प्लांट ऑपरेशन भी बहुत जरूरी है। कभी कभी टेम्परेचर उधर 100+ भी चला जाता है प्लांट का, तो इसलिए थोड़ा बहुत मैंने उसको भी टच किया है। तो उसमें ये ईस्ट सारा डेड हो जाएगा। इसका एक थर्मल स्टेबिलिटी रेंज है, चाहे एंजाइम है ईस्ट है, दोनों की थर्मल स्टेबिलिटी रेंज है। या तो उसको टॉप ड्रेस कर लो, या अगर एंजाइम या फीड में डाल रहे हो, आपको चाहे ग्राइंडिंग है वो टेम्परेचर कंट्रोल करना पड़ेगा। अदरवाइज और वो टेम्परेचर भी वो स्टेबल देखना पड़ेगा कितना स्टेबल है। हमारे मिलिंग प्रोसेस का टेम्परेचर नॉर्मली 70 से 80 डिग्री वैसे प्लांट में जाता नहीं है, लेकिन उसके हिसाब से स्टेबल आता है, वो थोड़ा महंगा आता है। वो वाला ईस्ट थोड़ा महंगा आता है, अगर वो वाला है तो आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली आप उसको टॉप ड्रेस भी कर सकते हो। ये लाइसिन मिथ्योनिन का मैंने अभी भी डिस्कस किया, 3:1 रेशियो है मिथ्योनिन और लाइसिन दोनों का। इंपॉर्टेंट है, आपको मिल्क कंपोजिशन भी इससे इंप्रूव एनहांस हो जाती है, और इसको प्रॉपरली बैलेंस करना बहुत जरूरी है एमाइनो एसिड्स पे, जब खास करके हाई यील्डर एनिमल्स में। लो यील्डर एनिमल्स में तो मैक्सिमम जो हमारा प्रोटीन का सोर्स है वो माइक्रोबायल प्रोटीन से हम ड्रेन आउट कर लेते हैं, लेकिन हाई यील्डर्स में एक सिग्निफिकेंट अमाउंट हमें अनप्रोटेक्टेड प्रोटीन भी देना पड़ता है, जो ह्यूमन बाईपास प्रोटीन, ह्यूमन बाईपास करके प्रोटीन देना पड़ेगा, जिसकी वजह से अपने पास जो फाइनल अगर नाइट्रोजन को बैलेंस करना है, नाइट्रोजन की एफिशिएंसी यूज बढ़ानी है, उसमें एमाइनो एसिड बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। और वो मेरे ख्याल से उसके लिए कुछ बेसिक चीजें हैं जिसमें आपके पास एमाइनो एसिड डाटा होना चाहिए, क्योंकि बहुत वेरिएबिलिटी हमारे इंग्रेडिएंट्स की, उस पर काम करना पड़ेगा। दूसरा, हमारे पास प्रॉपर बैलेंसिंग टूल्स होने चाहिए, जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर से आप बैलेंस करो, तब जाके आपका जो एमाइनो एसिड्स जो भी सप्लीमेंटेशन है वो इफेक्टिव है। अदरवाइज अननेसेसरी हम कॉस्ट बढ़ा रहे हैं। ये कुछ फीड मिलिंग ऑपरेशन है, ग्राइंडिंग से भी डाइजेस्टिबिलिटी, प्रॉपर ग्राइंडिंग, एक्सेस ग्राइंडिंग हो जाएगी, डाइजेस्टिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। कम ग्राइंडिंग होगी तो तब भी डाइजेस्टिबिलिटी प्रॉपर नहीं होगी। या कंडीशनिंग और प्लेटिंग के बारे में बताया, उसका टेम्परेचर अप डाउन होगा, हमारे मिनरल्स, वाइटामिन में, इवन खासकर वाइटामिन और अपने ये बाकी है, इवन प्रोटीन की भी डिग्रेडेशन होती है, मेलाइड रिएक्शन हो जाती है। उसको सारी चीजों को मैनेज करके आपको, या जो भी पेस्ट होंगे या फीड मिल में होंगे या एनर्जी, उसके अलावा भी आपके पास कभी कभी फीड में मॉइस्चर भी नहीं होता है, या पैलेट की ड्यूरेबिलिटी, जो पैलेट है उसका साइज हार्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से एनिमल में इंटेक की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, डाइजेस्टिबिलिटी प्रॉपर नहीं आ जाएगी, या वेस्टेज बढ़ जाती है। तो ये सारे ऑपरेशन है जो फीड मिल के रिलेटेड है, जिसपे भी काम करके आपकी फीड ऑप्टिमाइजेशन या कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पे काम किया जा सकता है। फीड वेस्टेज या मिल्स में जो भी चीज होती है उसकी, वैसे ग्राइंडिंग के लिए भी हमारे पास देख लिया, पावर कंजप्शन या ओवर ग्राइंडिंग लॉसेस जो भी है, वो सारे अलग किस्म के लॉसेस हैं। इसके बाद मोल्ड के लिए भी हमारे पास प्रोपियोनिक एसिड या माइक्रोकर्ब, इस तरह की टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से आप जो फीड स्टोरेज है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास पता है प्रोडक्शन लीन पीरियड में आप फीड 2 महीने 1.5 महीने रख सकते हो। अगर आपके पास मोल्ड इनहिबिटर फीड में पड़ा हुआ है, आप उसको एनहांस कर सकते हो, उसकी स्टोरेज बढ़ा सकते हो, चाहे वो इंग्रेडिएंट हो, चाहे अपने पास ये क्या नाम है और कंपाउंड फीड हो। तो लास्ट स्टेप जो है वो हमारे पास राशन फॉर्मेशन के बाद, डेयरी कंसंट्रेट के राशन फॉर्मेशन के, उसके इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं कुछ। सबसे पहला स्टेप हैगा कि हमें नीड असेसमेंट, हमारे जो है जानवर है उसके बारे में जरूरत क्या है, और अगर कोई कंपाउंड फीड मिल रहा है यहाँ पे, उसको लिए उसको बेसलाइन सर्वे करनी पड़ेगी कि भाई साहब जो भी मैं कंपाउंड बना रहा हूँ, एक एवरेज पॉपुलेशन डेयरी जो प्रोडक्शन चल रही है उसको हिट करनी चाहिए, और उसके लिए हमने उस प्रोडक्ट के ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करने पड़ेंगे। अगर हमारे पास कोई फॉर एग्जाम्पल हम उसी इंग्रेडिएंट को बना रहे हैं, जैसे
हाई इंडर एनिमल्स के लिए बना रहे हैं तो हम उसकी प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन हिसाब से एक पूरा प्रोडक्ट का प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। उसमें एनर्जी कितनी चाहिए, सीपी कितनी चाहिए, जिंक कितना चाहिए, कॉपर कितना चाहिए, मैग्नीज कितना चाहिए, आयरन कितना चाहिए, वो अलग एक प्रोफाइल बनेगी कि मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट एक सेट करनी पड़ेगी। उसके बाद कौन कौन से अवेलेबल इंग्रेडिएंट है पूरी मार्केट में और उनका रेट, उसके हिसाब से उसका डाटा सेट जो कि हर साल हमने उसको इम्प्रूव करते जाना है, वो हमारे पास होना चाहिए कि ये इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं। और हो सकता है कोई इंग्रेडिएंट किसी टाइम पे प्राइस अप हो, हमारे इस टाइम का काम नहीं है, लेकिन हमारे डाटा सेट में होना चाहिए। कल को वो इंग्रेडिएंट डाउन आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपके फॉर्मुलेशन में सेट वो फिट इन हो जाता है, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसीलिए इसी हिसाब से हमने उसको चीज देखनी है। और इसके अलावा जब भी कोई इंग्रेडिएंट परचेज करना है उसकी लैब टेस्टिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत वेरिएशन है। खासकर हमारे यहाँ पे कोई ऐसा कोई उसकी लैब टेस्टिंग है। लैब टेस्टिंग में भी आजकल देखोगे वेट केमिस्ट्री में बहुत टाइम लगता है। एनआईआरएस के साथ बहुत सारे हमारे पास टूल है जिससे हम डायरेक्टली विद इन फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स आपको एनालिसिस आ जाता है, आपको एटलीस्ट क्वालिटी एश्योरेंस आ जाती है कि इस रेंज में ये चीज़ है। उसकी परचेजिंग आप उस हिसाब से भी कर सकते हो। तो उसके अलावा हमें हर एक इंग्रेडिएंट का कांस्टेंट है एक्सेस में यूज, चाहे आप मेजी यूज कर लो, एक्सेस एनर्जी है, एक टाइम के बाद आपका एसिडोसिस करेगा। बहुत बेसिक इंग्रेडिएंट है, उसमें कोई ऐसा कोई नहीं है, लेकिन उसका कांस्टेंट है कि एक्सेस में वो भी डाल सकते हो। वैसे वीट है, चाहे कोई भी चीज हो, जाए आपके पास सोयाबीन हो, उसकी भी एक लिमिट है। एक्सेस में जाओगे आपकी लाइसिन इतनी हो जाएगी तो मीथोनिन डेफिशिएंसी हो जाएगा, उसका भी एक लिमिट हमने उसके हिसाब से मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट हमने सेट करनी है हर इंग्रेडिएंट की कि हमारे फॉर्मुलेशन में कितना होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और लास्ट में जब हम उसके सॉफ्टवेयर में रन करेंगे तो हमारे पास वो फाइनल आउटपुट आपका आ जाएगा। फिर जाके उससे पहले हमें अपने डाइट को पूरा फॉर्मुलेट करके देखना है कि उसमें फॉल्टर कौन सा है, और उसको भी माइन्यूटली बैलेंस करने के लिए आपको देखना पड़ेगा अगर आपके में वेरिएशन है। फॉर एग्जाम्पल अपने पास आजकल साइलेज पे डिपेंडेंसी ज्यादा है, लेकिन हम जब विंटर्स में आते हैं, विंटर्स में लेगुमिनस फॉल्टर हमारे पास चाहे राई ग्रास है चाहे बसीम है, उसका एक सिग्निफिकेंट पार्ट बहुत सारे फॉर्म पे यूज होता है। उस टाइम पे फॉर्मुलेशन और इस टाइम पे फॉर्मुलेशन थोड़ा वेरी करेगा, बहुत सारा वेरी करेगा, क्योंकि प्रोटीन अगर लेगुमिनस फॉल्टर्स देखेंगे ऑटोमेटिकली उसमें प्रोटीन ज्यादा है और एनर्जी कम है। उस हिसाब से ही आपको दोनों सीजन पे एटलीस्ट अगर ये इतनी वेरिएशन है, आपको प्रोडक्ट के पूरी पोर्टफोलियो बना के रखनी है। उस हिसाब से आपको फाइनल फॉर्मुलेशन, फिर जाके आपको जाके राशन फॉर्मुलेशन में या आपके जो भी आपके पास सॉफ्टवेयर है उसमें, या किसी ने एक्सेल बनाया है एक्सेल में भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें नीड असेसमेंट में मेनली हमारे पास डाटा कलेक्शन है। ये उसके हिसाब से फार्म का डाटा आपके पास जो भी होगा, किस स्टेज में एनिमल है, क्या उसकी स्टेज ऑफ लैक्टेशन है, उसके पास क्या नाम है, इतना यील्ड कितना है, अपने पास फैट कितना है, अपने पास प्रोटीन कितना है, उस हिसाब से पूरा डाटा सेट होगा, जिसके बेस पे आप न्यूट्रन रिक्वायरमेंट्स निकाल पाओगे। उस न्यूट्रन रिक्वायरमेंट्स पे आपका एग्जैक्ट कैलकुलेशन आएगा कि हमारे पास जो भी फॉर्मेशन आएगी वो इस ग्रुप में वो इसको इतना इतना चाहिए। सिमिलरली अगर फर्दर हम देखेंगे उस हिसाब से हमारे पास हम देखा अब ग्रुप आ गया, एक ग्रुप 25 से 30 लीटर का है, दूसरा 50 से 60 लीटर का है। ये एक हमारे पास ग्रुपिंग आ गई, उस हिसाब से ही हम फिर न्यूट्रिशन फर्दर न्यूट्रन रिक्वायरमेंट्स की तरफ जाएंगे। अब हमारे पास ये टेबल है, एक बेसिक टेबल है जो एनआरसी का है 2021 का, जो उसमें देखोगे उस हिसाब से मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट, एनर्जी की भी और प्रोडक्शन की पर केजी के हिसाब से रिक्वायरमेंट्स दी है जो हाईलाइटेड है। उस हिसाब से फाइबर की भी, स्टार्च की भी, हर चीज की दी हुई है। उस हिसाब से कैलकुलेट करके उस यील्ड के हिसाब से हम उसका कैलकुलेशन करके निकालेंगे, जो कि फर्दर मैंने हर एक दिखाया है। ये मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट तकरीबन 0.1 mcal मेंटेनेंस चाहिए हर हमें इसको जानवर का शरीर है, अगर 650 है उस हिसाब से आएगा 6.5 तक आ जाएगा। तो उसी हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। ये इसके फार्मूला है एनआरसी में। तो ये एक बेसिक तरीका है जिससे आप पहले मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट निकालोगे और बाद में प्रोडक्शन निकालोगे। तो इसी हिसाब से हमारा दिखा है एनुअल रिक्वायरमेंट, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अब कुछ हाइपोथेटिकल सिचुएशंस मैंने बनाई है जिसमें 30 kg का जानवर है, वो 650 किलो की उसकी बॉडी वेट है, और दूसरी सिचुएशन ये है 50 किलो का जानवर है और जिसकी बॉडी वेट 650 किलो का है। ठीक है, ये
अब अब डाइट दो किस्म की डाइट्स ली हैं, एक TMR1 और TMR2। TMR1 में सोनली साइलेज बेस्ड डाइट है, और उसमें हम देखेंगे नॉर्मली TMR1 में 2 kg व्हीट स्ट्रा के साथ अगर 9 kg साइलेज की रिक्वायरमेंट देंगे तो तकरीबन 11 किलो कंसनट्रेट आ जाएगा। उसी हिसाब से अगर कंसनट्रेट की हमें एमई चाहिए, वो NEL चाहिए, वो तकरीबन 1.65 आती है। तो TMR2 की अगर देखोगे 1.72 तक जाएगा। तो हमारे पास जो NEL चाहिए दैट शुड बी मिनिमम 1.65 अप टू 1.75। सिमिलरली अगर 50 kg वाला है उसमें अप टू 1.8 प्लस होनी चाहिए NEL, और 1.9 तक अगर हम देखेंगे अगर सेकंड है, क्योंकि उसमें हमारे पास लेगुमिनस फॉल्टर है, एनर्जी डेफिशिएंसी होती है, तो इसी हिसाब से आपका ग्रेन का पार्ट थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा उसमें। तो दोनों फॉर्मुलेशन डिफरेंट है, हम सेम फॉर्मुलेशन हर जगह यूज नहीं कर सकते हैं, तो इसी हिसाब से उसको बैलेंस करना है। वैसे प्रोटीन की भी बात करें, तो तकरीबन TMR1 में 24% प्रोटीन बनेगा 30 kg के लिए, और TMR2 में 21% बनेगा, क्योंकि साइलेज बेस्ड है। प्रोटीन देख लो 3% की वेरिएशन आ गई, और उसमें 25 से 26 और 24 से 25 तक जाता है। तो ये एक हाइपोथेटिकल सिस्टम में हमने एनर्जी भी निकाल लिया, प्रोटीन भी निकाल लिया, हमारे कंपाउंड फीड की जो भी बनेगी। इसी हिसाब से हम जिंक की रिक्वायरमेंट निकालेंगे। जिंक का भी देख लेंगे तो तकरीबन ओवरऑल जो है वो इस टाइम पे 55 से 60 ppm के बीच में जिंक की रिक्वायरमेंट कैलकुलेट होती है। ये भी इसके हिसाब से टेबल है, उसके हिसाब से कैलकुलेट करके जिंक की निकल जाएगी। फर्दर कॉपर में एक चीज हमने नोट करनी है, मोलिब्डेनम और सल्फर कितना है हमारी डाइट में। अगर ज्यादा है तो इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। एक इंडिकेटर है हमें कॉपर और मोलिब्डेनम और सल्फर को, सल्फर 0.22% से डाइट में नीचे होना चाहिए, मोलिब्डेनम 1 ppm से नीचे होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली कॉपर की डाइजेस्टिबिलिटी डिक्रीज होती है। तो ये अप टू 120 ppm पे भी जाती है, जब हम मोलिब्डेनम 4 और सल्फर 0.4% से ज्यादा हो जाए। तो इस हिसाब से कॉपर को तकरीबन 10 ppm पे रख लेंगे, प्रोवाइडेड मोलिब्डेनम और सल्फर हमारे बराबर है। तो वैसे हमने मैग्नीज की भी रिक्वायरमेंट निकालनी है। टोटल डाइटरी मैग्नीज की रिक्वायरमेंट 28 से 30 ppm के बीच में आ जाएगी। इसी हिसाब से क्या नाम है, आयरन की भी 15 ppm के आसपास आती है। फर्दर हम देखेंगे आयोडीन और कोबाल्ट की, सेलेनियम की 0.3 आ जाएगी, आयोडीन की भी 0.2 आ जाएगी। इस हिसाब से कोबाल्ट की 0.2% mg पर DMI दे देंगे। ये सारे रिक्वायरमेंट्स निकाल के एक टेबल है, इस हिसाब से ये लिमिट बन गई, जिस हिसाब से अब कॉपर की 0.2, कोबाल्ट की 0.2, कॉपर की 8 से 10, आयरन की 16 से 21 और मैग्नीज की 26 से 31 और जिंक की 57 से 66 तक। इसको इस हिसाब से सेट करके अपने फॉर्मेशन में ला सकते हैं। वैसे विटामिन ए और विटामिन डी की भी रिक्वायरमेंट्स है। तो इसके अलावा ट्रेस मिनरल्स में जो हम देख सकते हैं, अगर ये इसको प्रॉपरली बैलेंस करेंगे तो मेरे हिसाब से ओवरऑल डाइट में अगर आप बैलेंस करोगे तो फिर वो जो भी हमारे पास मिनरल्स हैं, मिनरल्स की रिक्वायरमेंट को बैलेंस कर सकते हैं। इसके एक्स्ट्रा सप्लीमेंटेशन की जरूरत तब पड़ेगी जब आप फाइनल कैलकुलेशन में देखोगे कितना डेफिशिएंसी है, अगर डायरेक्टली मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर से बैलेंस कर रहे हो तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम अगर मिनरल मिक्सचर 2% के हिसाब देखेंगे तो जिंक, कॉपर, मैग्नीज तीनों डेफिशिएंट आ जाते हैं। आपको एडिशनल सप्लीमेंटेशन देनी पड़ेगी इस तीनों की। अदरवाइज अगर आप सॉफ्टवेयर से बैलेंस करके तीनों चीजें डाल रहे हो तो आप उसको बैलेंस कर सकते हो। तो चिलेटेड मिनरल्स भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने पीछे भी डिस्कस कर लिया था। चिलेटेड मिनरल की रिक्वायरमेंट आपको उस टाइम पे चाहिए जब आपको लगता है आपके पास प्रॉपर डाटा नहीं है, आप उसके पास, क्योंकि अगर कोई चीज ज्यादा एक्सेस हो रही है तो या सारे मिनरल्स आपस में इंटरेक्टेड हैं और हाई ट्रांजिशंस में आप उसको यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर डाटा है तो ये सारी चीजें आपका चिलेटेड मिनरल्स भी मेरे हिसाब से इतने ज्यादा जरूरी नहीं है, आप उसको अवॉइड कर सकते हो। अगर आपने प्रॉपरली बैलेंस कर लिया हर चीज
चाहे कोई भी इसका इंटरनेशनल फैक्टर आपस में, उसको बैलेंस ट्रिगर आउट कर लिया, आपको जरूरत नहीं है। ये उसके बाद जब जैसे फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड फीड बन गई, 20% उसमें मिनिमम प्रोटीन और 22% मैक्सिमम करके NAL 1.6 और मैक्सिमम 1.75 ऐसे करके हम सेट करके, क्योंकि हमने सॉफ्टवेयर में डालना है बाद में, ये सारी चीज़ का हम सेटिंग कर लेंगे। उसके अलावा बाद में हमने इंग्रेडिएंट जो सर्वे की होगी वो सारी लिस्ट निकाल के उसका हमने टेस्टिंग भी करनी है जो NIRS के थ्रू मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया। और उसके अलावा ये सारे अपने पास जो भी इंटरनेशनल फैक्टर एस्टिमेट करने के तरीके हैं वो सारे वो टेस्ट करने के बाद वो फाइनल उसको सॉफ्टवेयर में एंट्री करके इस तरीके से रखना है। ये सारा डाटा होना चाहिए हमारे पास, उसका एनुअल कितना है हर इंग्रेडिएंट का, यहाँ से लिस्ट होगा। ये सॉफ्टवेयर है, मैक्सिमम सॉफ्टवेयर में बिल्ड आता है, लेकिन आप अपना डाटाबेस बेस्ड ऑन अपनी एनालिसिस जो भी पिछले 2 साल 3 साल से आ रही है उसको अपडेट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास जो आपका जो डीलर है उसके पास कौन सी सप्लाई आ रही है, कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, उस हिसाब से भी एडिटिंग का ऑप्शन होता है, आप उसको अपडेट कर सकते हो। उससे आपकी राशन फॉर्मुलेशन, राशन बैलेंसिंग प्रॉपर हो जाएगी। ये उसका तरीका है वेट केमिस्ट्री के थ्रू करना, थोड़ा खासकर जब आपको परचेजिंग करनी है इंग्रेडिएंट की, बहुत हेक्टिक टास्क हो जाता है, आप 7-7 दिन वेट नहीं कर सकते। लेकिन NIRS नई टेक्नोलॉजी है जिसको आप यूज करके आप इनिशियल एंट्री कर सकते हो, आपको क्वालिटी चेक हो जाता है, बाद में अगर बेशक आप वेट केमिस्ट्री के थ्रू रीवेरीफाई कर सकते हो। ये कॉन्स्टेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मेज का मैंने कहा स्टार्च को कंट्रोल करना है तो उसकी भी एक लिमिट है, चाहे 35 से 40% जो भी हमने उसको सेट किया है। वैसे व्हीट ब्रांड में अगर देखोगे फाइबर है, उस हिसाब से अगर मस्टर्ड केक में एक बेसिक प्रॉब्लम ग्लूकोसिनाइड्स और पैलेटेबिलिटी दोनों है, तो ये सारे जो हमें पता है कि कौन कौन सा कॉन्स्टेंट हर इंग्रेडिएंट के साथ लगा होगा। जैसे राइस ग्लूटेन मील के साथ हमारे पास सल्फर और अमाइनो एसिड बैलेंस का इशू है, क्योंकि हमें H2SO4 यूज होता है, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड यूज होता है, उसकी प्रिपरेशन में तो सल्फर की क्वांटिटी बढ़ जाती है राइस ग्लूटेन मील में। तो वो सारे आपको पता होना चाहिए कि इसके पास ये चीज़ के हमारे पास चेक पॉइंट होने चाहिए, और इसलिए मैक्सिमम रेंज इससे ज़्यादा बाहर नहीं जाना चाहिए। और फाइनल जब भी हम सॉफ्टवेयर में हो, इसमें ऑप्शन होता है मिनिमम और मैक्सिमम दोनों हर इंग्रेडिएंट के साथ पुट करके, यहाँ कॉस्ट का कॉलम होता है, कॉस्ट के कॉलम में आप कॉस्ट डाल दो, उसके बाद फॉर्मुलेट कर लोगे, आपके पास एक बेसिक फॉर्मुलेशन आती है, जिस फॉर्मुलेशन में आपके पास ये पता हो जाता है कि ये चीज़ इसमें अभी भी कम है या ज़्यादा है, आपके पास ये चीज़ इससे बढ़ सकती है, आपके पास वो नॉलेज होगा आपके डाटा सेट में, आप उसको उस हिसाब से मैनिपुलेट करके फाइनल फॉर्मुलेशन उसको बैलेंस करके रख सकते हो। ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जिससे आप नाम है जिसके आप यूज़ कर सकते हो राशन फॉर्मुलेशंस में। नॉर्मली जो कमर्शियल मिल सॉफ्टवेयर्स हैं, जो हम कंपाउंड फीड वाले हैं, ब्रिल्स हैं या बेस्ट मिक्स वगैरह, ये सारे यूज़ करते हैं। रिसर्चर्स के लिए CNCPS मॉडल, CPM डेयरी सॉफ्टवेयर है जो हम यूज़ कर सकते हैं, जो बिल्कुल एक्यूरेट है। और उसके बाद जो फार्म लेवल पे हम ऑप्टी TMR वगैरह इस टाइप के सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जिसमें पूरी TMR आप बैलेंस कर लेते हो। तो ये अलग अलग फार्मूला, ये फीड फॉर्मुलेशन सॉफ्टवेयर है हमारे पास, कौन कौन से मार्केट में अवेलेबल हैं। और इसके बाद हमने लास्ट पे फिर भी एक पैलेटेबिलिटी ट्रायल करना है, जिसके बाद हमें आइडिया आ जाएगा कि जो हमारे फॉर्मुलेशंस हैं उसमें कोई इशू तो नहीं है, उसके बाद फाइनल हम उसको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू। उसके बाद आपका कोई सवाल हो?